हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखा था, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसी तरह आज हम लोग उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच में जो संबंध होता है वो देखेंगे, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये जो मैं 2-3 डेरिवेशंस बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जहन में एकदम उतार लो, इसको एकदम अच्छे से नोट्स कर लो, एकदम रट लो, क्योंकि ये 5 से 6 नंबर का आता है। एक डेरिवेशन 5 से 6 नंबर का आता है। ठीक है, और आपको उस डेरिवेशंस को अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो उसे बनाने में मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, अगर उसको प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 बार तो ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, 5 मिनट बहुत है, समझना। थ्योरी से बेहतर होता है डेरिवेशंस वगैरह। ठीक है, और ये जो मैं 2-4 डेरिवेशंस बताऊंगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसे आप लोगों को हर हाल में याद करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और डेरिवेशन याद नहीं किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप लोगों को जो मैं बता चुका हूं अवतल दर्पण में उसे प्रैक्टिस कीजिए, और अभी जो बताऊंगा उत्तल दर्पण में उसे भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक उत्तल दर्पण बनाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि वक्रता, त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच संबंध कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उसे यहाँ पे पहले लिख देता हूं। ठीक है, अगर लिखते जाऊंगा तो फिर लंबा वीडियो बन जाएगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन किए दूंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इस वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो संबंध है उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, और ये जो रेखा चित्र हमने खींच रखा है इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले जब ये हम लोग लिखते हैं तो उसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है, अगर ये स्टेटमेंट आप नहीं देंगे तो आपके 2 मार्क्स काट लेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का 2 मार्क्स काट लेगा। ठीक है, 2 मार्क 1 मार्क ऐसा करके काट लेगा। तो ये स्टेटमेंट काफी जरूरी होता है। आइए देखते हैं क्या है। हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं ना स्ट्रक्चर, उसी को सिर्फ बताना है कि हाँ यहाँ पे कौन सा लाइन क्या है और कुछ नहीं। तो हम लोग बोले ठीक है, माना कि YZ एक उत्तल दर्पण है जिसमें CF क्रमशः वक्रता, केंद्र और मुख्य फोकस है। ठीक है, C क्या है, वक्रता, केंद्र और मुख्य फोकस। AB आपतित प्रकाश है। ठीक है, आपतित प्रकाश। ठीक है, जो दर्पण के बिंदु B पर परिवर्तन होकर, क्या होता है, परिवर्तन होकर के, ठीक है, टकरा करके, ठीक है, परिवर्तन होकर के MB परिवर्तित किरण बनाती है। MB परिवर्तित किरण बनाती है। बिंदु B पर एक अभिलंब NB डाला है। देखो ये B पर एक ग्रीन डॉट जो डाला हुआ है वो क्या है, एक अभिलंब डाला गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग परिवर्तन के नियम पता है, क्या होता है, एक नियम कि परिवर्तन कोण और आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, ठीक है, परिवर्तन के नियम से, ठीक है, परिवर्तन के नियम से। परिवर्तन का नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। इसमें आपतन कोण है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है आई, वो हो गया हमारा आपतन कोण। तो आपतन कोण ABN, एंगल ABN इज इक्वल टू परिवर्तन कोण। परिवर्तन कोण परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, तो MBN, ठीक है, MBN कर दो चाहे NBM कर दो, बात यह है। ठीक है, चलिए यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, संगत कोण बोल के एक थ्योरम होता है, उस थ्योरम का यूज करेंगे। संगत कोण क्या होता है, तो देखो
संगत कोण क्या होता है? तो देखो इसमें देखो संगत कोण मतलब दो त्रिभुज में, ठीक है, जब दो अलग अलग त्रिभुज है, ठीक है, जब दो अलग अलग त्रिभुज है तो उसमें बनने वाले जो एंगल होते हैं ना, जैसे कि मान के चलो एक यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है ABN, ठीक है, सेम यहीं पे बनता है BCF के बीच एक एंगल बनता है, ठीक है, BCF को देखो BCF के बीच, ठीक है, BCF के बीच देखो मैं ऐसे अगर इसे मिटा दूं तो देखो इस तरह से कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, BCF के बीच एक एंगल बन रहा है, ठीक है, सेम यहीं पे है ABN, ठीक है। तो वही चीज है, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे संगत कोण परिमेय से, क्या बोलेंगे? संगत कोण परिमेय से। संगत कोण परिमेय से क्या होता है कि यहां पे जो एंगल है, एंगल बी, वो सेम एंगल यहां पे बन रहा है सी के पास, तो हम लोग बोलेंगे एंगल, ठीक है, ABN इज इक्वल टू एंगल BCF, ठीक है, BCF, ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। यहां पे देखो BCF, यहां पे जो एक एंगल बन रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। एक और थ्योरम यूज करेंगे, उस थ्योरम का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण एक्स वाला स्ट्रक्चर में होगा, देखो इसे यहां पे जो एंगल बन रहा है MBM के बीच में R, ठीक है, वो सेम इसके शीर्ष के मतलब, ठीक है, जो इसके शीर्ष पे बनेगा उसके ठीक नीचे जो लाइन आ रही है इमेजिनरी लाइन, उसके नीचे भी वही एंगल बनेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बोल के मैंने एक यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे जो सेम एंगल बन रहा है अगर A डिग्री, तो यहाँ पे भी A डिग्री बनेगा, ठीक है, यानी इसके ठीक शीर्ष के पास, ठीक है, शीर्ष के पास, तो इसलिए इसको बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण से। शीर्ष अभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण से देखो एंगल MBN इज इक्वल टू एंगल BCBF या FBC रख लो, जो रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है, एंगल CBF, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन 3 हो गए। अब कुछ नहीं करना है, इसी 3 इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करके आंसर लाने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, तो यहां पे हम लोग एक छोटा सा लिखते हैं स्टेटमेंट, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 देखो ABN जो बराबर है MBN और BCF के बराबर है, तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, MBN, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे MBN, ठीक है, MBN इक्वेशन 3 और 4 को जब हम लोग हल करेंगे तब हम लोगों को भी कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCF, एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCF, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। 3 4 से कर लिया। अब देखो CF और BF, देखो यहां पे CF और BF क्या है, इसमें होगा क्या कि भुजा FC ये वाला यहां से यहां तक जो है, जो ये FC है, भुजा CF जिसको बोल रहे हो, ठीक है, CF जिसको हम लोग FC भी बोल सकते हैं, ठीक है। भुजा FC जो है वो बराबर है हमारे
वो बराबर है हमारे, जानते हो किसके, BF के, किसके, BF के। यानी ये वाला भुजा जो बराबर है, देखो से, यानी कि यहां पे मैं समझाता हूं कि ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये वाला जो साइड है बाबू हमारा, वो इक्वल है हमारा इस साइड के, इस साइड के, ठीक है। यानी कि एंगल सॉरी भुजा FC इज इक्वल टू भुजा BF, भुजा FC इज इक्वल टू भुजा BF। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, CF, साइड CF इज इक्वल टू साइड BF, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 6 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन इसको हम लोग 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, यहां तक आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि ये जो 5 वाला है, ठीक है, इक्वेशन 5 3 और 4 को हल करके लाए हैं, ठीक है। अब 3 और 4 को जब हल किए हैं तो यहाँ पे हम लोग को ना साइड रूल यूज करना पड़ेगा, क्या, साइड वाला रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो साइड है बाबू हमारा FC, वो बराबर है BF के, ठीक है। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो द्वारक YZ जो है, YZ दर्पण जो है, ये काफी ज्यादा जब छोटा कर दिया जाए, ठीक है, ये जो द्वारक है ये काफी ज्यादा जब छोटा कर दिया जाए, ठीक है, द्वारक जो है वो क्या कर दिया जाए, काफी ज्यादा छोटा कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब, देखो दर्पण का द्वारक जो है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तब क्या होगा, जब दर्पण का द्वारक बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो दर्पण है, ठीक है, ये इतना ऊंचा नहीं होकर के बहुत ज्यादा छोटा, मतलब एकदम एकदम छोटा सा, इतना सा रहेगा, एकदम इतना सा रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक समय ऐसा हो जाएगा कि ये जो है, ये जो है, ये जो B जो है ये एकदम P के नजदीक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, B जो है वो P के एकदम नजदीक आ, तब बिंदु B, बिंदु P के नजदीक आ जाएगा, ठीक है। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तब बिंदु B, बिंदु P के नजदीक आ जाएगा, यानी जो B है वही हमारा P हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा कि हमारा BF जो हमारा ये B जो है ये काफी नजदीक आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा BF जो है, वो जो BF है वो हमारा PF के बराबर हो जाएगा, और इसको हम लोग इक्वेशन 7 ले लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 7 ले लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 6 और 7 को हम लोग हल करेंगे, ठीक है, समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 और 7 से। तो देखो यहाँ पे BF सेम है, यानी कि CF बराबर PF हो जाएगा, ठीक है, तो CF बराबर PF हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, CF बराबर क्या हो रहा है, CF बराबर PF हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। इसको हम लोग इक्वेशन 8 ले लो, इक्वेशन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी नया नया पॉइंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो इक्वेशन मान ले रहे हैं। तो देखो CF बराबर जो है, CF बराबर जो है वो क्या हो गया, PF हो गया, ठीक है। CF बराबर हमारा क्या हो गया, PF हो गया। अब क्या होगा, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, PF जोड़ देते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, PF जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, सो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, दोनों तरफ PF जोड़ने पर, यानी कि CF प्लस PF इज इक्वल टू PF प्लस PF। अब देखो PF और PF जो है वो क्या हो जाएगा, 2PF हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो
सी एफ प्लस पी एफ जो है वो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा, यानी कि पीसी हो जाएगा, ठीक है। और पीसी जो होता है वो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, वो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है। और पी से एफ की जो दूरी होती है वो हमारा फोकस दूरी होती है ना। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है ना। ये सिर्फ हम लोग सीखे हैं। तो सी एफ और पी एफ जो है वो क्या हो जाएगा, पीसी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, क्योंकि पीसी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ, ठीक है। यहां पे हम लोग ऐसे लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को धसे कि अच्छा इससे हो गया है, ठीक है। तो यहां पे समझ में आ गया, यहां पे समझ में आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से यहां पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी में देखो पीएफ बराबर क्या है, तो पीएफ बराबर बाबू हमारा पीएफ बराबर एफ है, क्या है, यहां पे ले लेंगे पीएफ बराबर, ठीक है, कुछ है, और वहीं पे सेम मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीसी बराबर। अब देखो ध्रुव से किधर हम लोग नाप रहे हैं, ध्रुव से एक्स एक्सिस की तरफ। तो जब भी एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग नापते हैं तो वो क्या होती है, दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, भैया धनात्मक होती है। तो जब धनात्मक होती है तो यहाँ पे जो पीएफ है वो क्या है, फोकस दूरी पॉजिटिव है। पीसी यानी कि आर जो है वो भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रख देते हैं। ये जो हमने एक इक्वेशन यहाँ पे ला रखा है, ठीक है, वहीं पे हम लोग इक्वेशन 9 ले लो, ठीक है, इक्वेशन 9 ले लो, इक्वेशन 9, ठीक है, इक्वेशन 9 ले लो, ठीक है। इक्वेशन 9 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 9 क्या है, तो 2pf बराबर पीसी, हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो पीएफ बराबर क्या है, तो एफ है, तो यानी कि 2f इज इक्वल टू, और हमारा पीसी क्या है, तो पीसी हमारा आर है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर r बाई टू। इसका मतलब होता है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। समझ में आने बाद आइए हम लोग एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले अच्छा से। देखो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले इसमें 3 थ्योरम यूज होगा, कितना, 3 थ्योरम। परिवर्तन कोण वाला थ्योरम, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन का थ्योरम। फिर एक होगा आपका संगत कोण का थ्योरम, परिमेय लिख दिया, परिमेय होगा, देखो ये होता है परिमेय, ठीक है। संगत कोण परिमेय, फिर उसके बाद एक शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है। उसके बाद खाली हम लोगों ने इक्वेशन को आगे पीछे किया है, बस हो गया है, और कुछ नहीं किया है। परिवर्तन कोण में क्या होता है, आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपतन कोण ABN बराबर है AMBN, है ना, इक्वेशन में। संगत कोण क्या होता है, तो संगत कोण बोलते हैं, ठीक है, सेम ठीक है, सेम एंगल वाले कोण, ठीक है, सेम एंगल वाले कोण को क्या बोलते हैं, ठीक है, सेम कोण। जब दो कोण, ठीक है, आपस में सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं, ठीक है। तो संगत कोण देखो ABN यहाँ पे जो आई बन रहा है वही हमारा BCF के पास है, C के पास बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो बन रहा है, ठीक है। ये हम लोग जो स्ट्रक्चर लिखे ये समझाने के लिए लिखे, ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर हम लोग समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। ये बाकी मेन जो फिगर है वो यहाँ पे, ठीक है। तो संगत कोण पर में से ABN इज इक्वल टू BCF, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है, तो जो एक्स वाला स्ट्रक्चर में देखोगे
कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसके ठीक अपोजिट नीचे में उसके ठीक शीर्ष के पास भी सेम एंगल बनता है। अगर यहाँ पे हमारा 30 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे 30 बनेगा, यहाँ 60 बन रहा था, यहाँ भी 60 बनेगा। कैंची वाला, कैंची जो होता है ना, ठीक है, देखो ठीक है, इसको ऐसे है, ठीक है, इसको जब खोलेगा तो जितना यहाँ पे खुलेगा यहाँ पे खुलता है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग मिलाए तब क्या हुआ, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग मिलाए हैं तो एंगल BCF इज इक्वल टू MBN। देखो से BCF यहाँ पे देखोगे, ये जो BCF है, ये जो BCF है वही क्या है यहाँ पे हाँ, BCF जो है, ठीक है, वही हमारा MBN के बराबर है। किसके बराबर है? MBN, देखो है ना, MBN के बराबर है, दिख रहा ना, है कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो इक्वेशन हम लोग CBF कहां से आया है? इक्वेशन 1 MBN और फिर BCF है, माय मिस्टेक यहां पे होगा BCF, एंगल BCF, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन, ओह शिट, यहाँ पे MBN फिर सब लोग को ना MBN यानी कि BCF सिर सभी लोग को, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे, माय मिस्टेक। एंगल BCF जो है, BCF 1 और 2 से, तो 1 में देखो यहाँ पे जो BCF है वो किसके बराबर है? यहाँ पे नहीं, वो हमारा MBN के बराबर है। वो किसके बराबर है? MBN के बराबर। तो ये हमारा इक्वेशन 4 बना। फिर हम लोग 3 और 4 को जब सॉल्व किए, 3 और 4 को, तो देखेंगे कि CBF एक हमारा एंगल बन रहा है, CBF क्या 3 और 4 में, CBF इज इक्वल टू BCF। क्या है? CBF इज इक्वल टू BCF। CBF सिर सब हाँ, CBF देखो, CBF ये वाला, ठीक है, और सेम BCF हमारा यहाँ वाला, ठीक है। ये दोनों जब आपस में बराबर हुआ तो यहाँ पे हम लोग कहा किए, ये कैसे हुआ? तो ये दो त्रिभुज से बन रहा था ना, दो त्रिभुज के आपस में जो भुजा है, ठीक है, इसको हम लोग, आप लोग जब एक पर में पढ़ोगे, ठीक है, कोण भुजा कोण, ये वाला जब पढ़ोगे पर में, तो वहां पे आप लोगों को डिटेल्स में समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कैलकुलेशंस करने में, ठीक है। मेरे से देखो यहाँ पे गलती हो गई समझाने में, बाकी मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे CF जो भुजा है वो हमारा BF भुजा के बराबर है। क्या है? CF भुजा, यानी कि ये वाला जो भुजा है वो क्या है? BF भुजा, यानी कि इसके बराबर है, ठीक है। यानी देखो ये वाला जो भुजा है वो ये वाला के बराबर है, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने इक्वेशन 5 मान लिया। अब बोले कि देखो ये दर्पण इतना बड़ा नहीं है, दर्पण बहुत छोटा है। क्या बोले कि दर्पण बहुत छोटा कर दिया जाए, बहुत छोटा कर दिया जाए, कि क्या होगा कि बिंदु B जो है वो P के पास आ जाएगा। P क्या? काफी नजदीक आ जाएगा। अब जब ये B P के पास आ जाएगा एकदम नजदीक, छोटा मिरर रहने पे, तो क्या होगा कि ये जो BF है, ये जो BF डिस्टेंस है वो हमारा PF डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन 7 हो गया। अब हम लोग क्या क्या समीकरण 6 और 7 को जब हल किए, 6 और 7 को जब हल किए तो हम लोग मिला कि CF बराबर हो रहा हमारा PF। CF बराबर क्या हो रहा? CF यानी कि FC बराबर क्या हो रहा? PF, यानी कि ये और ये वाला क्या है? आपस में बराबर है ना। तो ये हमें 8 मिला। अब दोनों तरफ का किए PF जोड़ दिए। जोड़े क्यों? क्योंकि बाबू अब हम लोगों को क्या करना था? हम लोगों को ये दूरी निकालना था, PC और FC दूरी निकालना था, PC और FC दूरी निकालना था हम लोगों को जो PC डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हम लोग क्या किया कि PF जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग बोले हैं भैया PF और FC जो है दोनों का आपस में बराबर है, तो PF हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। तो PF जोड़े तो दोनों तरफ, तो एक PF 2PF, यहाँ पे CF और PF, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी और PF का दूरी मिलाकर के हमारा PC बन रहा था। क्या बन रहा था? PC बन रहा था। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी आए, दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़े, तो उसमें क्या हुआ
कि पीएफ जो था, वो जो देखो यहां से पीएफ जो था, यानी कि क्या बोलते, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या बोलते थे, फोकस दूरी, यानी एफ से इंडिकेट करते थे, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते थे। समीकरण 9 को जब हम लोग हल किए 2pf बराबर pc, तो हम लोग क्या किए कि pf बराबर f रख दिए और pc बराबर r रख दिए। इसको जब सॉल्व किए तो हम लोगों को मिल गया कि हाँ, वक्रता त्रिज्या जो होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस के दुगनी होती है, और फोकस जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हम लोगों को प्रूव करना था, और ये हमने आज प्रूव कर दिया। ठीक है, इसको एक दो बार कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार आप लोगों के ध्यान में बैठ जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस खोद रहा है, बस हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र भी हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए ये डेरिवेशन काफी है बाबू। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।